कि अभी इलेक्शन पीरियड में माननीय नीतीश कुमार को काफी प्रेशराइज किया गया तेजस्वी यादव की तरफ से। वो डेवलपमेंट की बात ना करके धर्म की बात करने लगे, राम की बात करने लगे, जात की बात करने लगे। बिना माननीय नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री अभी इस समय किसी का बनना मुश्किल। लोकसभा चुनाव 2024 समाप्त हो चुका है और नतीजे भी आ गए हैं। सारी बाजी जदयू के हाथों में आके सिमट गई है। यदि मैं ऐसा कहूं तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और अभी हम पहुंचे हैं पटना सिटी के आलमगंज के इलाके में। यहाँ पर एक जदयू का कार्यालय है और हमारे साथ मौजूद है एक जदयू के वरिष्ठ कार्यकर्ता जिनके पास बहुत ही ज़्यादा अनुभव है। तो चलिए इनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ अभी चल रहा है इनकी पार्टी में और क्या सरकार बनेगी। और सरकार बनेगी तो सरकार कितने दिनों तक चल पाएगी, क्योंकि जो ये समीकरण बन रहा है इस बार वो थोड़ा सा टेढ़ा देखने को मिल रहा है। तो नमस्कार सर, मैं प्रकाश चंद्र बेखौफ आवाज़ से। अभी सारी बाजी जदयू के हाथों में आके सिमट गई है, क्या ये सही है या फिर कुछ और भी है? सबसे पहले तो मैं तमाम बिहार के लोगों और इंटायर हिंदुस्तान वासियों को उनका बहुत ज़्यादा खैर मकदम और उनका एहसानमंद हूँ कि जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड को उन्होंने वोट दिया और जिस तरह से बिहार में उनको सीट आई, वो उसके लिए बिहार की जनता काबिल तारीफ़ है। और मैं मोहम्मद शहजाद, जनता दल यू का प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत एहसानमंद हूँ। सर अभी नीतीश कुमार जी दिल्ली गए हुए हैं, ऑफिस मीटिंग है, क्या है वो तो आप ही जानते होंगे। तो क्या लगता है अभी किस मुद्दे को लेके नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए होंगे? देखिए, दिल्ली में अभी तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के इसमें सारी टीम गठित हो रही है और सरकार बनने की कवायद चल रही है। और इंशाल्लाह जल्द ही वहाँ पे 1-2 दिन के अंदर में सरकार का गठन हो जाएगा और प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट हो जाएंगे और सरकार चलनी शुरू हो जाएगी। उसमें माननीय नीतीश कुमार जी का अहम रोल होगा। आज माननीय नीतीश कुमार का चेहरा दिल्ली से लेकर के बिहार तक देखने लायक है। माननीय नीतीश कुमार ने जो काम किया हिंदुस्तान से लेकर के खासकर अपने बिहार में उन्होंने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। आज इंटायर सारा बिहार का युवा, महिला और जितने भी बेस्ट क्वालिटी का काम है बिहार में उन्होंने किया है, जिसे तमाम हिंदुस्तान के नेता उससे प्रेरणा लेते हैं। और आज माननीय नीतीश कुमार का चेहरा प्रधानमंत्री इवन की, आज आप इंडिया गठबंधन को देखिए तो प्रधानमंत्री के उनको बनाने के लिए ललायित हैं। बार बार उनको ऑफर मिल रहा है कि आप प्रधानमंत्री आकर के बन जाइए, लेकिन एक्चुअल माननीय नीतीश कुमार को अपना बिहार देखना है और बिहार के डेवलपमेंट की वो बात करते हैं। उनको बिहार को आगे ले जाना है। उनकी जिंदगी, उनका लाइफ, उनका सब कुछ बिहार है, इसलिए वो इंडिया के साथ नहीं जाना चाहते हैं। वो आज माननीय मोदी के साथ आज वो दिल्ली में बैठे हुए हैं कि बिहार की तरक्की कैसे की जाए। और बिना माननीय नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री अभी इस समय किसी का बनना मुश्किल है। सर आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर आ रहा है, सर कौन दे रही है ऑफर? इंडिया गठबंधन से मिल रहा है। आप देखिए, आप न्यूज़ चैनल पे उठा करके देखिए, बार बार राहुल गांधी से ऑफर मिल रहा है, खड़गे से ऑफर मिल रहा है। लोग उनको ललायित हैं किसी तरह से नीतीश कुमार आ जाएं, लेकिन उन्हें पद की लोभ नहीं है। उनके दिमाग में है, उनके जहन में है कि बिहार में मैंने इतना काम किया है, उसको अधूरा नहीं छोड़ना है, उसको हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेट के रूप में पेश करना है। इसलिए उनको दिल्ली में रहते हुए उनको बिहार देखना है। सर प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री बनने का ऑफर आ रहा है? नहीं, उनको आज वो चाहे, अगर वो चाह ले तो आज इंडिया गवर्नमेंट में, आज इंडिया में वो प्रधानमंत्री बनेंगे वो, लेकिन वो बनना नहीं चाहते हैं ना। उनका मकसद है बिहार को आगे ले जाना, ये बात आप समझ लीजिए। सर आपको क्या लगता है कि जो नीतीश कुमार जी हैं वो किसके साथ गठबंधन में सरकार बनाएंगे तो बिहार को आगे जाने में फिर वो अपना रोल अदा कर पाएंगे? देखिए, एक बात आप जान लीजिए कि अभी इलेक्शन पीरियड में माननीय नीतीश कुमार को काफ़ी प्रेशराइज किया गया तेजस्वी यादव की तरफ से। बल्कि बहुत सारे हमारे ही गठबंधन में कुछ ऐसे नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में या और भी जो गठबंधन है उसमें ऐसे नेता थे जो चाहते थे कि नीतीश कुमार का सफाया हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो
काम के ऊपर आधारित हैं। वो उन्होंने बिहार में इतना वर्क किया है, महिलाओं को जिस तरह से उन्होंने सशक्त किया है, जिस तरह से आप देख रहे हैं मेट्रो का जाल बिछाया है, जिस तरह से बिहार के एक गली गली के अंदर उन्होंने रोड का नक्शा ऐसा तैयार कर दिया है कि आप जहां पे 2 घंटा में पहुंचते थे आज आधे घंटे में आप पहुंचते हैं। तो माननीय नीतीश को जिस तरह से रोजगार बिहार में उन्होंने डेवलप किया है और उनको मौका नहीं मिलता है, लोग उनको दबाते रहते हैं। नहीं तो माननीय नीतीश कुमार का ऐसा चेहरा है कि वो बिहार देखने लायक होगा। और आज आप देख लीजिए, आज जो मोदी जी आज हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और जिस तरह से पार्टी का गठन हो रहा है, उसमें आज नीतीश कुमार को किस ओहदे पे बैठाया जा रहा है। आज अगर वो चाह ले तो उस पार्टी में भी वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन उनको नहीं चाहिए वो सीट। वो अपने तमाम पदाधिकारी, अपने कार्यकर्ता और खास के अपने बिहार की जनता का पूरी तरह से ख्याल रख रहे हैं और उनको मेन फ़ायदा उठाना है इंडिया गवर्नमेंट से कि मेरे बिहार को कैसे डेवलप किया जाए। उसके लिए वो जितना फ़ायदा उठा सकें वही वो सरकार से डिमांड करेंगे, बाकी उनको कुछ नहीं चाहिए। सर आखिरकार क्या वजह है कि विपक्ष वाले अभी हल्ला कर रहे हैं कि जो भाजपा की सरकार बन रही है केंद्र में, वो बैसाखियों पर बन रही है। 2 बैसाखी का चित्र आजकल देखने को मिल रहा होगा, सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे आप। तो आखिरकार वो 2 बैसाखी सभी को मालूम है, लेकिन हम आपके मुंह से जानना चाहते हैं कि वो 2 बैसाखी किनको बताया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को फुल बहुमत नहीं मिला है, उनको अपना पर्सनल सीट जो 240 मिला है, बाकी एनडीए को बहुमत मिला है। तो एनडीए में खास करके हमारे आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू जी हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश कुमार जी हैं। इन दोनों को 16 और 12 सीट मिला है, जो ये प्रमुख है उस पार्टी के अंदर दावेदार हैं। और ये बात आप जान लीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी, मैं खुल कर कह रहा हूँ, मैं उनका सहयोगी हूँ, फिर भी मैं खुल कर कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सोच सही होती और जिस तरह से कुछ नेताओं ने दुष्प्रचार किया उससे हमारी पार्टी का भी सीट घटा, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला। ले इस बार जो सरकार बनने जा रही है एनडीए की, उसमें माननीय नीतीश कुमार और जो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू हैं, ये लोग काफ़ी सेकुलर छवि के लोग हैं और पूरे हिंदुस्तान को इसमें वो लोग जात पात की बात नहीं करना चाहते हैं और वो पूरे हिंदुस्तान को आगे लेकर चलना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी उसी राह पे चलना होगा और लोगों से मिल करके, अपने सहयोगियों से मिल करके हिंदुस्तान को डेवलप करना होगा, ना कि जात और धर्म की बात करनी होगी। जात और धर्म की बात करने से ही हमारी पार्टी को, हमारे एनडीए को नुकसान हुआ है। इसलिए तमाम पदाधिकारी हमारे एनडीए के जो भी लोग हैं, मेरा भी उनसे रिक्वेस्ट है कि जात और धर्म की बात नहीं की जाए और अगर इस तरह से सेकुलर ढंग से अगर काम होता रहेगा हिंदुस्तान में तो इंशाअल्लाह रहमान ये 5 साल सरकार मजबूती से चलेगी। 5 साल चल पाएगी ये सरकार। आप जात और धर्म की बात कर रहे हैं तो पहले मैं जात और धर्म पे एक सवाल पूछ लेता हूँ। अयोध्या में मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है, फिर भी अयोध्या हार गए। क्या कारण है कि अयोध्या हार गए और अयोध्या की जनता ने मोदी जी को नकार दिया? नकारा तो क्यों नकारा? सर जी, ये बात अब समझ लीजिए कि यही तो मैं कह रहा हूं कि कुछ पदाधिकारी और कुछ बड़े नेतागण ने कुछ ऐसी धारणा बना दी हिंदुस्तान में और जिस तरह की बातें करने लगे, वो डेवलपमेंट की बात ना करके धर्म की बात करने लगे, राम की बात करने लगे, जात की बात करने लगे। ये नहीं चाहिए। आज जिस तरह से आप जहां की बातें कह रहे हैं, वहां जो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन हार गई, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी, ये वहां के नेतागण को समझना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि सबसे पहले वहां के जो लोकल लोग थे उनको रोजगार चाहिए था, उनको घर चाहिए था और आपने एक राम मंदिर के लिए, राम मंदिर बनना जरूरी था, आप बना रहे थे, सही बना रहे थे, लेकिन वहां के लोगों को उजाड़ कर नहीं बनाना चाहिए था, वहां के लोगों के आंसू को निकाल कर नहीं बनाना चाहिए था। जिस तरह से वहां के लोग परेशान रहे, जिस तरह से वहां के लोग परेशान रहे, राम को लाने वाले लोगों को लोगों ने हरा दिया। ये एक हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन को इबरत लेनी चाहिए, ये एक सबक लेनी चाहिए कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी हार गई। इसलिए तमाम पदाधिकारी और तमाम पार्टी के लोगों से भी मेरा आह्वान है कि जात और धर्म की बात नहीं किया जाए, नहीं तो हाल वही होगा जहां राम की नगरी में जो हाल हुआ है उसी तरह से हर जगह हाल हो सकता है। इसलिए हम तमाम पार्टी के लोगों को धर्म और जात की बात नहीं करनी है, अपने आवाम के बारे में सोचनी है, अपने आवाम के रोजगार के बारे में सोचनी है, उनका घर कैसे बसे उसके बारे में सोचना है। सर, इस बार राहुल गांधी जी भी मतलब चुनाव लड़ रहे थे रायबरेली से,
तो आप सुने होंगे कि राहुल बरेली अपने मतलब रायबरेली से हारने वाले हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो जीत का मार्जिन बहुत बड़ा था। क्या कहिएगा इस पर, क्यों देखिए हुआ ऐसा? देखिए ऐसा है कि अब जैसे कि हमने बताया कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेतागण थे, बड़बोलेपन में आप अपने बहुत सारे सीट को वो हारे। और जिस तरह से आरक्षण आरक्षण का इश्यूज जो पूरे हिंदुस्तान में बोलने का एक तरीका भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अलग था, और उसको राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव ने गलत ढंग से भंजाया, और भंजाने के कारण उसे हमारे पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ। सर, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं तो एक सवाल और आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, उनके मैनिफेस्टो में 4% आरक्षण था, और नीतीश कुमार जी जाति धर्म में विश्वास रखते नहीं, वो सबको एक समान लेकर चलने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो मतलब कि उसका भी वही नारा है। तो क्या तीनों का जो गठबंधन है वो चल पाएगा 5 साल? 5 साल आप लोग सरकार चला पाएंगे या फिर बीच में कुछ होने वाला है? अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर कुछ इंटरव्यू हमारे जनता दल यूनाइटेड के महासचिव और जो सीनियर राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने क्या कहा, अग्निवीर के ऊपर उन्होंने क्या कहा कि ये लाना कोई ज़रूरी नहीं है, इसको लाया नहीं जाए, इसको इसमें सुधार की जाए, यूसीसी में सुधार किया जाए। इंटायर हिंदुस्तान के सारे बड़े जो चीफ मिनिस्टर और जो पदाधिकारी हैं उनके बैठ करके उनकी मीटिंग हो, और यूसीसी में क्या करना है उसके बारे में फिर से बात की जाए। और उन्होंने जिस तरह से अभी जो जनगणना की बात है, उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में जनगणना होनी चाहिए। तो हमारे माननीय नीतीश कुमार सेकुलर छवि के नेता हैं, और वो सेकुलर काम करते हैं, और वो कोई ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी को नहीं करने देंगे जिससे जनता का, आवाम का, हिंदुस्तान का लॉस हो। और चंद्रबाबू नायडू के मैनिफेस्टो में ही खुद था कि 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन रखा जाएगा, उसकी हम हिफाजत करेंगे। शायद चंद्रबाबू नायडू भी इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और ये जो सरकार बनने जा रही है, आपस में तीनों लोग बैठ करके, पार्टी में जो भी लोग हैं वो बैठ करके इस मैनिफेस्टो को तैयार करके ही सरकार बनेगी, और हमें पूरी उम्मीद है कि एनडीए मजबूती से चलेगी। सर, पिछले वर्ष तक जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और 2014 में जब बनी थी, तब से नीतीश कुमार जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहते थे, और उनके दिल में है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया। लेकिन अब बाजी जनता दल मतलब ये नीतीश कुमार जी के हाथ में है, तो क्या लगता है अब दिला पाएंगे नीतीश कुमार, या फिर अभी जाने देंगे? अगर बिहार की फिक्र माननीय नीतीश कुमार को नहीं होती तो आज वो एनडीए में नहीं होते, ये बात आप जान लीजिए। वो आज इंडिया ग्रुप में चले जाते। आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आज वो एनडीए में, आज वो इंडिया में उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का उन्हें ओहदा मिलने के बावजूद भी उन्होंने ठुकराया है। आज वो किसी भी पद की बात नहीं कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाना है, यूसीसी पे सुधार करना है, अग्निवीर पे सुधार करना है। इन सारे कामों को वो अंजाम देना है जो हिंदुस्तान की आवाम को सुकून मिल सके, यहाँ की आम जनता चैन सुकून से जी सके। ये बात आप जान लीजिए। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल पाएगा? ऑब्वियसली मिलेगा। आप देखिएगा, आप जल्द से जल्द ये घोषणा होगी कि बिहार राज्य को विशेष दर्जा मिलने जा रहा है। सर, अग्निवीर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस बार चुनाव में। अग्निवीर सही है या गलत है? आपकी क्या राय है, पहले ये बताइए। नहीं, बिल्कुल गलत है। अग्निवीर का जिस तरह का जो स्कीम बना है, ऐसा स्कीम नहीं होना चाहिए। वहाँ पे लोग अपनी जान न्यौछावर के लिए सेना के रूप में जाते हैं, और उन्हें 4 साल के अंदर उनके नौकरी को ख़त्म कर दिया जाए, ये सही नहीं है। हमारी पार्टी ने इस इश्यूज़ को उठाया है, और इस हमारे मैनिफेस्टो में है। इन सारी बातों को पूरा पार्टी गौर से देख रही है। तो अग्निवीर जो है नीतीश कुमार जी खत्म करवा पाएंगे? क्योंकि अग्निवीर जो है मात्र 4 साल ही जॉब प्रोवाइड करवा रही है, और जब लड़के की शादी करने की उम्र आती है तब तक लड़का रिटायर हो जाता है। तो क्या मतलब फिर उसके बाद तो लड़के की शादी होगी नहीं? क्योंकि मान लीजिए कोई लड़की वाला ऐसे लड़के को तो नहीं, मतलब ऐसे लड़के के हाथ में तो अपनी बेटी का साथ मतलब हाथ नहीं देगा जो रिटायर हो चुका है, जिसके पास जॉब नहीं हो। तो अग्निवीर खत्म होगा या नहीं होगा? देखिए, माननीय नीतीश कुमार के ऊपर जनता को पूरा भरोसा है, और
पूरी ताकत के साथ इस बार माननीय नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड उभरी है, ये बात आप जान लीजिए। और हम लोग मजबूती से बिहार से लेकर के इंटायर हिंदुस्तान में हम लोग बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। और ये पूरी उम्मीद है माननीय नीतीश कुमार जी हमारे मुखिया, जो आज एनडीए के खास हैं, खास पार्टी है, इसलिए उनकी बातों को गौर किया जाएगा। और अग्निवीर जो है वो हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए तमाम मेरे पदाधिकारी से बात चल रही है और पूरी उम्मीद है कि इस पे तवज्जो दिया जाएगा। सर 1 साल बाद, अभी ये व्यक्तिगत क्वेश्चन है, इस पे मतलब आप बुरा नहीं मानिएगा, एक व्यक्तिगत क्वेश्चन है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। 1 साल के बाद विधानसभा का चुनाव है, ठीक है, हर बार पटना साहिब से भारतीय जनता पार्टी अपना एक कैंडिडेट खड़ा करती है। क्या लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव में 2025 में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, जदयू को मिलेगा ये सीट? बिल्कुल, हम लोग तो पूरी कोशिश करेंगे कि एक सीट पटना के अंदर, इसलिए कि हमारे कार्यकर्ता जो थोड़ा मायूस हो जाते हैं, हमारे कार्यकर्ता जनता दल यूनाइटेड के कुछ मायूस हो जाते हैं, इसलिए कि उनकी तैयारी बड़ी मजबूती से रहती है और अपने लिए काम करना और एक सहयोगी के लिए काम करना थोड़ा सा फर्क पड़ता है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश होगी कि एक सीट हम लोग को, चाहे वो पाटलिपुत्रा का, चाहे वो पटना साहिब का, जनता दल यूनाइटेड को मिले। तो मतलब अगले साल विधानसभा के चुनाव में आपको देखा जा सकता है क्या जनता से वोट मांगने के लिए अपने लिए? देखिए, अभी हम लोग इस मामले में कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन तैयारी हम लोग ज़ोर शोर से कर रहे हैं और जनता के बीच लगातार हम लोग हैं और जनता के परेशानियों को समझना चाहते हैं। हर इश्यूज़, हर मैटर में, इंटायर पटना के हर क्षेत्र में हम नज़र आपको आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बेखौफ आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू।